स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पादप जगत के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। दोस्तों, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस के जो टॉपिक उनके सिलेबस के अंदर है, उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ये आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों ठीक है ना। और जो लोग रनिंग में 12th या 11th साइंस बायो के स्टूडेंट है, उनके लिए तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों और वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पादप जगत के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मतलब जो है एक ये जान लेना चाहिए कि जो विज्ञान की अगर सबसे बड़ी शाखा की अगर बात करें दोस्तों, तो वो जीव विज्ञान है। दोस्तों ठीक है ना। और जीव विज्ञान के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर अपन को दो भाग पढ़ने पड़ते हैं। एक प्राणी विज्ञान पढ़ना पड़ता है और एक बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र पढ़ना पड़ता है। दोस्तों तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है उनको किनको कहा जाता है? थियोप्रिस्टस को कहा जाता है। दोस्तों यानी कि वनस्पति शास्त्र के जनक किनको कहा जाता है? थियोप्रिस्टस को कहा जाता है। इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि थियोप्रिस्टस साहब ने मतलब जो है लगभग 500 प्रजातियां पादप की विकसित की है। दोस्तों यानी कि 500 पादप की प्रजाति के बारे में उन्होंने मतलब रिसर्च किया है। इस प्रकार से बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, इसलिए हम उनको मतलब वनस्पति शास्त्र का जनक मानते हैं। दोस्तों ठीक है ना। तो इसी प्रकार अरस्तु को भी, जो अरस्तु है साइंटिस्ट है, उनको भी प्राणी विज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि जूलॉजी का द फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है, क्योंकि उन्होंने ठीक वैसे ही जैसे थियोप्रिस्टस ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, वैसे ही उन्होंने 500 जंतुओं की प्रजातियां रिसर्च की है। दोस्तों इसलिए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? थियोप्रिस्टस को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सन 1883 के अंदर एकलर ने पादप जगत के दो मुख्य भाग बताए। एकलर एक साइंटिस्ट था जिसने 1883 के अंदर पादप जगत के दो मुख्य भाग बताए। दोस्तों कौन कौन से हैं? एक है अपुष्पोद्भिद, जिसको अपन क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। दोस्तों क्रिप्टो शब्द का मतलब ये होता है किसी न किसी चीज का अभाव, ठीक है ना। और दूसरा भाग इसका कौन सा है? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को अपन फैंडोगैम्स कहते हैं, यानी कि फूल, पत्ती, बीज सारे के सारे विकसित होंगे। दोस्तों यानी कि पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया है, ये बात एकलर ने बताई। और इसमें क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो प्लांट आते हैं, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है कि देखो ना तो बीज बनेंगे, ना फल बनेगा, ना पत्ती आएगी, ना पूर्णतः पादप विकसित नहीं रहेगा। ऐसे पादप जो होंगे वो क्रिप्टोगैम्स के अंदर आएंगे, यानी कि अपुष्पोद्भिद के अंदर आएंगे। और हम कह सकते हैं कि निम्न कुल के यानी कि निम्न वर्गीय पादप किसमें आते हैं? क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं। इनका जो शरीर होगा, इन पौधों का जो बाह्य आवरण होगा, उसमें ना तो बीज, ना फल, ना पत्तियां, ऐसे कुछ भी विकसित नहीं होगा। वो किस में आएंगे? क्रिप्टोगैम्स में आएंगे। दोस्तों और अगर पुष्पोद्भिद की हम बात करें तो इसमें ऐसे प्लांट आएंगे जो पूर्ण विकसित रहेंगे, जिनमें जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बीज आदि सभी के सभी विकसित रहेंगे। और यहाँ तक कि इन ऐसे पादपों के अंदर सवन ऊतक भी विकसित रहेंगे। दोस्तों कौन से ऊतक? सवन ऊतक भी विकसित रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो फैंडोगैम्स हैं वो पूर्ण विकसित प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जिनमें बीज, पत्तियां, फल, फूल सब खिलेंगे। दोस्तों ठीक है ना। अब अगर बात करें हम अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैम्स की, तो देखिए क्रिप्टोगैम्स जो है मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड है। सबसे पहला भाग है थैलोफाइटा, दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा, तीसरा भाग है टेरिडोफाइटा। और इधर फैंडोगैम्स की हम बात करें तो इसमें दो भाग आते हैं। दोस्तों जिम्नोस्पर्म, इनको अपन नग्न बीजी भी कह सकते हैं। दोस्तों नग्न बीजी प्लांट भी कह सकते हैं, अनावर्त बीजी पादप भी कह सकते हैं। याद कर लेना, जरूरी नहीं है जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आए। नग्न बीजी इनको कहा जाता है, अनावर्त बीजी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बीजों पर कोई किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, यानी कि नग्न बीजी होते हैं, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म की जहां तक बात आती है तो आवर्त बीजी कहलाते हैं, ये आवर्त बीजी कहलाते हैं। और इनके बीजों पर एक स्पष्ट बाह्य आवरण पाया जाता है, ठीक है ना। और
अगर थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, याद कर लेना, ठीक है ना। और इसके अंदर शैवालें आती हैं, कवक आते हैं, लाइकेन आते हैं। शैवालों की अगर बात करें तो शैवालें जो है वो क्या करती है, स्वयं अपना भोजन बनाती है दोस्तों, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी है, प्रकाश संश्लेषी है। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि शैवालें क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी प्लांट आते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, तो शैवालें इसके अंदर आएंगे, थैलोफाइटा के अंदर। कवक की जहां तक बात आती है तो मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों। कवक कैसे होते हैं, मृतोपजीवी। जो भाई लोग 10th 11th 12th के साइंस के स्टूडेंट है, हालांकि 10th में तो जनरल साइंस है, बट 11th 12th में जो साइंस के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, और खास बात याद है रख लेना, कवक परजीवी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये सड़े गले मृत जीव होते हैं, ठीक है ना। ये सड़े गले गंदगी वाले एरिया के अंदर लोकेशन में ये इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। शैवालें प्रकाश संश्लेषी होती हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेती है। और जहां तक लाइकेन की बात है दोस्तों, तो लाइकेन जो है विशिष्ट प्रकार के प्लांट होते हैं। ये बहुत ही मतलब स्ट्रेंज प्लांट होते हैं, ठीक है ना। जो कवक और शैवाल, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि एक तरफ होता है शैवाल प्लस दूसरी तरफ होता है कवक। तो शैवाल और कवक के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सहजीवन, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो कवक और शैवालों का रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यानी कि शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं, जबकि कवक शैवालों को रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं। तो इन दोनों का जो रिकॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेट ये जो जीव है दोस्तों, शैवाल और कवक दोनों प्लांट जो है, वो इनका जो संबंध है सहजीवी संबंध कहलाता है, और वो उसका सबसे जीता जाता उदाहरण है लाइकेन, ठीक है ना। हालांकि लाइकेन से एक डाई प्राप्त की जाती है, और फिर दो प्रकार के लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, नीले और लाल रंग में, और उन लिटमस पेपर का अपन यूज करते हैं अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की प्रकृति जानने में, ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते हैं, जिसमें बीज फल फूल कुछ भी विकसित नहीं होने वाला है दोस्तों। और इनके अंदर जो विशिष्ट प्लांट आते हैं, हॉर्नवर्ट आता है, मॉस आता है, और लिवरवर्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा की बात आती है तो लाइकोपोडियम यानी कि फर्न प्लांट इसके अंदर आएंगे, और इक्विसिस्टम इसके अंदर आएगा। अब बात करें पुष्पोद्भिद यानी कि पूर्णतः विकसित प्लांट आएंगे पुष्पोद्भिद के अंदर, जिसके अंदर जिनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सिकोया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, साइकस पाइनस, ये सबके सब जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। इनके बीज नग्न बीजी होते हैं, ठीक है ना, इनके कोई ऊपर आवरण नहीं होता है। और साइकस से जरा याद रखना कि साबूदाना हम प्राप्त करते हैं साइकस से, साइकस की छाल से हमें साबूदाना प्राप्त होता है दोस्तों, है ना। इसके बाद एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है पूर्णतः मतलब जो है इन पे बीजों पर आवरण पाया जाता है, और ये पूर्ण विकसित प्लांट होते हैं दोस्तों, जो कि आगे दो भागों में डिवाइड है। एक होता है एक बीजपत्री पादप, दूसरा द्विबीजपत्री पादप। नाम से स्पष्टीकरण है दोस्तों, एक बीजपत्री पादप का मतलब होता है जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, और ऐसे पौधों की पत्तियां जो होगी लंबी होगी, ठीक है ना। उदाहरण की अगर बात करें तो गेहूं आप देख लीजिएगा, टिटिकम एस्टिवम आप देख लीजिएगा, उसकी पत्तियां आपको लंबी दिखाई देगी, और उस पर धारियां आपको दिखाई देगी, शिराविन्यास जो देखा जाएगा, समांतर शिराविन्यास देखा जाएगा दोस्तों। और केला आप देख सकते हैं, इसके अंदर चावल, घास और बांस के पेड़ भी, पौधे भी इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, एक बीजपत्री पादप के अंदर। और दूसरा है द्विबीजपत्री पादप, जो कि जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। द्विबीजपत्री यानी कि नाम से स्पष्टीकरण है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आपको नेम से मिल रही है। दो बीजपत्र पाए जाएंगे, और पत्तियां कैसी होगी, चौड़ी होगी। इनकी जो पत्तियां होगी दोस्तों, वो पत्तियां कैसी होगी, चौड़ी होगी। और चौड़ी पत्तियां आप लोगों को पता होना चाहिए, जाली कवच शिराविन्यास रखती है दोस्तों। कौन सा, जाली कवच शिराविन्यास। और इनके अगर उदाहरणों की बात करें तो सरसों, ठीक है ना, संतरा, आम और सभी दलहनी फसलें। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक करें। और इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे साइंस से जुड़े टॉपिक से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।